किशनपुर गांव में मोहन अपनी पत्नी रूमा और बूढ़ी माँ किशोरी के साथ रहा करता था। मोहन तो पूरे दिन अपने आवारा दोस्तों के साथ घूमता फिरता रहता, लेकिन रूमा गांव में ही घरों में काम कर अपना और अपने परिवार का पेट पाल रही थी। अरे बहू, आ गई तू। मैंने सोचा आज मैं ही खाना पीना बना दूं। अरे माँ जी, नहीं, मैं बना लूंगी, आप चिंता मत कीजिए। आप जाकर आराम कीजिए, मैं बाकी का काम कर लेती हूँ। अरे बहू, तू भी ना। तेरे आने के बाद ही मैंने बिस्तर पकड़ लिया है। अब क्या करूँ? तू मुझे कोई काम करने ही नहीं देती। माँ जी, मेरे रहते हुए आप काम करेंगी, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है बहू, ले उठ गई। अब तू बैठ जा और खाना बना ले। अब किशोरी जैसे ही वहाँ से उठने लगती है, वैसे ही रूमा देखती है कि किशोरी के हाथों में चोट के निशान है, जिसे देखकर रूमा अपनी सास का हाथ पकड़कर कहती है, अरे माँ जी, ये क्या? आपको इतनी सारी चोट कैसे लग गई? कहीं आप गिर तो नहीं गई थी? अपनी बहू रूमा की बात सुनकर किशोरी अपने हाथ को साड़ी से ढकते हुए अपनी बहू रूमा से कहती है, अरे बहू, ये तो कल मैं अपने आंगन में गिर गई थी, तो ये उसका ही निशान है। माँ जी, मैं आपकी बहू हूँ। अब मुझे यहाँ आपके साथ रहते हुए कम से कम 1 साल तो हो ही गया है, लेकिन ये आपकी जो झूठ बोलकर बातों को छुपाने की आदत है, वो अब तक गई नहीं है। अच्छा, ये सब छोड़, तू खाना बना ले, वरना मोहन आएगा तो कलेश करेगा। तू तो जानती है, उसे पीने के बाद हर एक मुद्दे पर झगड़ना होता है। वो तो उनका रोज का है, पीकर आते हैं और मारपीट गाली गलौज करते हैं। लेकिन मुझे आप पहले ये बताओ कि ये निशान कैसे आए आपके हाथ पर? बहू, ये वो छोड़ना, क्यों बातों को बढ़ा रही है? माँ जी, कहीं ये उन्होंने तो नहीं किया? माँ जी, मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ, ये उन्होंने किया है क्या? इतना सुनने के बाद ही किशोरी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो रोते हुए अपनी बहू से कहती है, बहू, तू तो जानती है, आज सुबह जब तू काम के लिए निकली तो मैं दवा रखकर खाना लेने गई थी कि पहले खाना खा लूं, उसके बाद दवा खाऊंगी। लेकिन तभी मोहन आया और उसने मुझसे पैसे मांगे और आपने देने से मना किया तो उन्होंने आप पर हाथ उठाया, लेकिन आप उन्हें रोक नहीं सकती थी क्या माँ जी? मैंने तो पैसे देने से मना कर दिया, लेकिन वो बिस्तर के नीचे पैसे ढूंढने लगा और उसे पैसे मिल भी गए। मैंने उसे वो पैसे लेने से मना किया तो उसने मुझे धक्का दे दिया और मैं पानी के मटके पर जा गिरी। उसी से मुझे चोट आई है। माँ जी, मैं तो इनसे परेशान हो चुकी हूँ। एक तो गरीबी की मार, ऊपर से इनका ये रोज का कलेश, ना कमाते हैं ना ही चैन से जीने देते हैं। अरे बहू, जाने दे, तू खाना पीना बनाकर आराम कर। मैं तो इसमें गरम तेल लगा चुकी हूँ, ठीक हो जाएगा ये। रूमा अपनी सास किशोरी की वो बच्चे से देखरेख किया करती थी, क्योंकि मोहन तो कभी कभी अपनी बूढ़ी माँ पर भी हाथ उठा दिया करता था, जिस वजह से रूमा और किशोरी दोनों ही मोहन से परेशान थे। अब देर रात मोहन नशे की हालत में घर आता है, जहाँ वो अपनी माँ को खाट पर लेटा देखता है और अपनी पत्नी को नीचे सोए हुए। रूमा, ओ रूमा, उठो, मुझे खाना दो, मुझे भूख लगी है। आ गए आप? बड़ी जल्दी नहीं आ गए? अभी तो रात के 12 ही बजे हैं। खाना लगा चुपचाप, ज्यादा जुबान चलाने की जरूरत नहीं है। मैं तेरा पति हूँ और तू मेरी पत्नी, तो तुझे झुक कर रहना ही होगा। रूमा भी अपने पति से बहस ना करके उसे खाना दे देती है। अब मोहन भी भूखा था, वो जल्दी जल्दी खाना खाने लगता है, लेकिन वो 1-2 निवाला खाने के बाद ही खाने को थूक देता है और प्लेट को अपने आगे से दूर खिसका देता है। ये कोई खाना है भला? कोई ऐसा खाना खा कैसे सकता है? ना इसमें मिर्च है ना नमक है। अरे मेरे बाल छोड़िए, मुझे दर्द हो रहा है। ये खाना मेरी माँ जी के हिसाब से बनाया है। मुझे लगा आज भी आप घर नहीं आने वाले। कल मैंने आपकी पसंद की सब्जी बनाई थी तो आप घर नहीं आए थे। तेरा दिमाग कुछ ज्यादा ही चलता है, अभी तेरे दिमाग को ठिकाने लगाता हूँ। अरे कमीने, छोड़ दे बहू को, निकम्मी निठल्ले, पूरे दिन बस पीता रहता है। माँ, फट जाओ, वरना कहीं ऐसा ना हो कि मैं आप पर भी हाथ उठा दूं। तू मुझ पर कब हाथ नहीं उठाता? ना जाने मैंने भी कौन से बुरे कर्म और पाप किए थे जो मुझे तुझ जैसा कपूत पैदा हुआ।
मोहन का तो ये रोज का था, जिससे रूमा और किशोरी परेशान हो चुके थे, लेकिन फिर भी वो मोहन को समझाते, पर मोहन को किसी की कोई बात से फर्क नहीं पड़ता। अब अगली सुबह मोहन बिल्कुल नॉर्मल होकर घर से निकल जाता है और अपने आवारा दोस्तों के साथ जुआ खेलने पहुंचता है। अरे भाई मोहन, कल तो मेरी बीवी ने मुझे देर रात घर जाने पर जो चप्पल से मारा है ना, मैं क्या ही बताऊं, अभी तक बदन में दर्द है। हाँ, साले कैसे मर्द हैं जो अपनी बीवी से ही पिट जाते हैं। मैं तो कल अपनी बीवी को ही मार पीट कर आया हूँ। यार तेरी सही है, कम से कम तेरी बीवी डर कर तो रहती है। ये सब छोड़ और वो देख, बिजली भाभी कुएं से पानी लाने जा रही है। चल उनका पीछा करते हैं, क्या पता कोई बात ही बन जाए। इतना कहने के बाद ही दोनों गांव की बिजली के पीछे पीछे चलने लगते हैं। बिजली भी दोनों को देखकर तेज तेज चलने लगती है। हाय दैया, ये तो हमारी तरफ ही आ रहे हैं। ये दोनों का नियत तो हमको पहले से ही सही नहीं लगत है। बिजली जितना तेज चल रही थी, उतनी ही तेज हर्ष और मोहन चल रहे थे। वो कुछ दूर जाकर बिजली का रास्ता रोक लेते हैं और बिजली के साथ छेड़खानी करना शुरू कर देते हैं। अरे छोड़ो हमका, हम शोर मचा देंगे। अरे कोई तो हमका बचाओ इन गुंडे बदमाशों से। यहाँ कोई नहीं तेरी आवाज सुनने के लिए, अब कहाँ जाएगी बचकर। बिजली की आवाज सुनकर पास के खेत में काम कर रहे दो लोग जल्दी से कुएं के पास आते हैं और मोहन और हर्ष को मारने पीटने लगते हैं और सभी गांव वाले मोहन और हर्ष को पुलिस के हवाले कर देते हैं और दोनों के घर वालों को गांव से निकाले जाने की मांग करते हैं। गांव वालों को अपने खिलाफ देखकर किशोरी और रूमा बिना किसी को बताए देर रात ही गांव छोड़ देते हैं और निकल पड़ते हैं बदनामी से दूर एक नई जिंदगी की शुरुआत करने। बहू, रात बहुत हो गई है, हमें ये पास दिख रही झोपड़ी में ही रुक जाना चाहिए। हाँ माँ जी, मुझ में भी अब चलने की हिम्मत नहीं है और मुझे लगता है कि यहाँ कोई रहता भी नहीं है। किशोरी और रूमा को जंगल के पार जाने पर एक झोपड़ी दिखती है जिसमें दोनों रात गुजारते हैं, लेकिन अगली सुबह जब वो उठते हैं तो रूमा अपनी सास किशोरी से कहती है, माँ जी, ये घर और ये जगह हमारे लिए ठीक है क्योंकि यहाँ से कुछ दूरी पर ही दूसरा गांव शुरू होता है। लेकिन बहू, ये झोपड़ी तो टूटी फूटी हुई है। आप चिंता मत कीजिए, मैं जैसे तैसे करके इसे रहने लायक तो बना ही दूंगी। बहू, मुझे पता है मोहन ने जो कुछ किया उसका तुझे बहुत दुख होगा, लेकिन तेरी जैसी बहू पाकर मुझे लगता है मैंने अगर कोई पाप करके अपने बेटे मोहन को जन्म दिया है तो मैंने पुण्य भी किए हैं जो मुझे तुझ जैसी बहू मिली है। बाजी, आप उनका नाम मत लीजिए, मेरे लिए वो कब के मर चुके हैं। हम अपने आगे के जीवन के बारे में सोचते हैं और अब से मैं आपको माँ जी नहीं माँ कहकर बुलाऊंगी। आज से आप मेरी माँ है और मैं आपकी बेटी, और मैं उनकी सारी बातों को भूल जाना चाहती हूँ, लेकिन ये भी बताना चाहती हूँ कि आप दादी बनने वाली हैं। और ये क्या, तू सच बोल रही है? हे प्रभु, तेरी लीला तो अपरंपार है। किशोरी अब बहुत खुश थी क्योंकि वो दादी जो बनने वाली थी। वहीं दूसरी तरफ रूमा अपनी उस झोपड़ी को ठीक करने के लिए जंगल से लकड़ियाँ लेने जाती है, लेकिन उसे ढंग की लकड़ियाँ नहीं मिलती, जिस वजह से वो घास फूस काट कर अपनी झोपड़ी को ठीक करने का मन बनाती है। लेकिन रूमा को सूखी घास भी नहीं मिलती, जिसके कारण वो हरी हरी घासों से अपनी झोपड़ी को ठीक करती है। लेकिन ज्यादा गर्मी होने के कारण उस झोपड़ी में बहुत ज्यादा गर्मी लग रही थी। अब अगले दिन फिर से रूमा जंगल से घास काट कर लाती है। इस बार रूमा अपने घर के अंदर हरी हरी घासों से घर को सुंदर सा सजाती है। बहू, तो इस हालत में काम तो कर रही है, लेकिन तुझे पता भी है तूने हरी हरी घासों से घास का घर बना दिया है। वही तो माँ जी, देखिए ये घास का घर कितना ठंडा है, वरना कल तक तो इस झोपड़ी में रहना भी मुश्किल हो रहा था। बहू, तुझे पता है तू जितनी मेहनती है उतनी ही तेरे हाथों में कला है और उतनी ही तो समझदार भी है। अब पास के गांव वाले जब किशोरी और रूमा के घास के घर को देखते हैं तो हर कोई उनकी तारीफ करते नहीं थकता। यहाँ तक कि एक औरत पास के गांव से रूमा के पास आती है। अरे बहन, घर तो बहुत अच्छा बनाया है तुमने। क्या तुम मेरे टूटे फूटे झोपड़ी को भी ऐसा बना सकती हो? अगर हाँ तो तुम्हारी बहुत मेहरबानी होगी। घास काट कर मैं ला दूंगी, बस तुम्हें बनाना है। और हाँ, इसके लिए मैं तुम्हें मेहनताना भी दूंगी।
जी जरूर बना दूंगी। इस तरह रोमा पास के गांव की कई टूटी फूटी झोपड़ियों को घास के घर से बदल देती है, जिसके लिए उसे अच्छे खासे पैसे भी दिए जाते हैं और उन पैसों से रोमा का घर चलता है और दोनों सास बहू खुशी खुशी साथ में रहने लगती हैं। दोस्तों, आपको हमारी स्टोरी कैसी लगी? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। इस स्टोरी को लाइक और शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।